And we were to talk about this COT value or C0T value and why it is done. So we learned that the C0T analysis is done to understand the repetitiveness of DNA in a DNA sample or genome of an organism. So this system was developed by Roy Brittain and his colleague during 1960s. And C0T, it stands for basically, C0 is the concentration of the single-stranded DNA and T is the time that is required for its reassociation. मतलब एक DNA सैंपल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम है जिसमें कितना रिपीटिटिवनेस है और कितना यूनिकनेस है, इसको समझने के लिए हम C0T एनालिसिस करते हैं. इन 1960s के दौरान रॉय ब्रिटेन और उनके कलीग्स ने डेवलप किया था. जैसा कि लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें डीएनए को पहले डीनेचर करके पहले फ्रेगमेंट कर लिया जाता है. ओके, आप रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट करके कर सकते हो या फिर आप शेयरिंग फोर्स अप्लाई करके भी कर सकते हो, मैकेनिकली डैमेज करके कर सकते हो, सोनिकेट करके या सिरिंज के थ्रू पास करके. तो आफ्टर फ्रेगमेंटेशन उसको पहले डीनेचर कर लिया जाता है एंड देन फिर रीनेचर कराया जाता है, यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है. एंड एट द सेम टाइम you measure the OD of the reassociating DNA. As we know that the OD of double-stranded DNA is less than the single-stranded DNA. So that instrument is fitted with a spectrophotometer. उसमें एक UV vis spectrophotometer लगा होता है जिसमें 260 नैनोमीटर वेवलेंथ सेट करके और टेम्परेचर को ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख के रीएसोसिएट कराया जाता है और OD या एब्जॉर्बेंस मेजर किया जाता है. ठीक है, यही तो लास्ट दिन पे हमने देखा था कि रिपीटिटिवनेस स्टडी करने के लिए कैसे क्या करते हैं हम लोग. तो बेसिकली ये C0T एनालिसिस वही है. अगर हम एक झलक देखें कि ग्राफ मैंने इसका जो पैटर्न आता है वो कैसा आता है, तो ये है y एक्सिस पर अगर फ्रैक्शन ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रखा जाए, means 1 minus C by C0. Now, C0 is the initial concentration of the single-stranded DNA, और C है जो single-stranded DNA का concentration है at a particular time T. So basically at a particular time अगर आपका हो तो initial concentration तो C0 था और time T पर जो single-stranded DNA का concentration अगर C है तो फ्रैक्शन होगा C0 माइनस C बाई C0, जो कि बेसिकली 1 माइनस C बाई C0 होता है. उसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वो निकलेगा. तो y एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को अगर रखा जाए और x एक्सिस पर C0T कॉड वैल्यू जिसका यूनिट है मोल्स पर लीटर इनटू सेकेंड. मोल्स पर लीटर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डीएनए एंड T इज द टाइम इन सेकेंड. तो मोल्स इनटू सेकेंड पर लीटर ये है उसका यूनिट. तो देखा जाता है डिफरेंट जीनोम्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अगर वो रिपीटेड डीएनए है लाइक दिस पॉली यू एक तरह का रिपीट है. Poly U is a repeat, so you will get the poly U being reassociated very fast. इसमें टाइम इधर जा रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है. C0T वैल्यू बढ़ने का मतलब इधर टाइम बढ़ रहा है, तो बहुत कम टाइम में जो एसोसिएट हो जाएगा वो एलिमेंट है repetitive, highly repetitive, because this is poly U, it is a synthetic molecule, synthetic DNA, rather it is RNA. Uracil is RNA. So this molecule gets reassociated very fast because it is a repetitive element. This is human DNA, human genome, this one, the curved one. There are three such curves because there are three types of DNA in the human genome: highly repetitive, medianly repetitive or intermediately repetitive, and then unique DNA.
सो जो शुरू में जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन है रिपीटेटिव हाईली रिपीटेटिव डीएनए का। ये वाला ग्राफ में ये वाला पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाईली रिपीटेटिव डीएनए का। फिर जब हाईली रिपीटेटिव डीएनए एसोसिएट हो जाएगा तब एसोसिएट होगा कौन, जो मीडियनली रिपीटेटिव या इंटरमीडिएटली रिपीटेटिव है, वो वाला मॉलिक्यूल। और यूनिक डीएनए जो रिपीटेटिव नहीं है वो सबसे लास्ट में रीएसोसिएट होगा। और ये ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे, अगर आप इसको इधर वाई एक्सिस को फ्रैक्शन में ना लेके, अगर आप इसको ऐसे समझ लो कि ओके आप इसको परसेंटेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर मान के चलो, यहाँ से पेन, ओके पेन क्यों नहीं आ रहा, हाँ। सो अगर आप इधर वाई एक्सिस को, सॉरी ठीक है चलो मान लो थोड़ा टेढ़ा हो गया, परसेंटेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे मान लें, तो यहाँ पर जो है ये 100%, ऊपर में एट द जीरो टाइम, at the time 0 all the DNA are single stranded, so it is 100%. And when gradually the time increases, the single stranded DNA is gradually converted into double strand because of the reassociation. Gradually they are hybridizing, isn't it? So the first molecule that gets hybridized is the repetitive element, highly repetitive element, and then the next molecule to hybridize, next area or next those fragments which have less, relatively less amount of repetitiveness, those will hybridize little later. So that's why when you see the human genome, this fraction, this particular fraction is the highly repetitive fraction because it hybridizes early within this period of time. And then this part is the intermediately repetitive DNA that is hybridized little later, and the unique DNA even later. और ये वाला जो है, और इसीलिए नीचे की तरफ आ रहा है कि परसेंटेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए घटता जा रहा है। यहाँ पर 0% है और ये 50% है, ये 100। इफ यू मेजर इट इन परसेंटेज, फ्रैक्शन में जब करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। फ्रैक्शन दूसरा चीज होता है। फ्रैक्शन क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो पड़ा हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू द टोटल डीएनए, दैट इज द फ्रैक्शन। सो ये उसका उल्टा होगा, जो पड़ा हुआ है वो कम पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे घटता जाएगा ऊपर जाएंगे तो जीरो टाइम में 100% डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड था। जैसे जैसे टाइम बढ़ा डीएनए धीरे धीरे सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड होता गया, और वो एक समय में आएगा जब डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो जो रिपीटेटिव डीएनए है वो सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड माने रीएसोसिएट कर जाएगा। तो ये वाला ग्राफ्स इसमें दिखाया गया ह्यूमन जीनोम है, पॉली यू लिया गया है, ये इकोलाई का जीनोम। इकोलाई जीनोम उस दिन हम लोग पढ़े थे कि बैक्टीरिया में रिपीटेटिवनेस नहीं के बराबर होता है, इसलिए देखो इसका जो रीएसोसिएशन है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द यूनिक डीएनए, यूनिक फ्रैक्शन ऑफ द डीएनए ऑफ ह्यूमन जीनोम। ये लेट से हाइब्रिडाइज कर रहा है बिकॉज इसमें रिपीटेटिवनेस कम है। फिर भी इस तरह का कर्व आने का मतलब है कि ग्रेजुअली कुछ कुछ एरियाज में उसको कॉमन पार्ट कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा हाइब्रिडाइज होना, और होते होते होता चला जाएगा। मे भी कुछ एरियाज में वो ऐसा नहीं है कि इकोलाई का पूरा जीनोम ही रिपीटेटिव नहीं है। रिपीटेटिव एलिमेंट्स इकोलाई या बैक्टीरियल जीनोम में भी पाया जाता है, जो कि उसका क्रोमोसोम को सुपर कॉइलिंग में हेल्प करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है। ओके, हाईली रिपीटेटिव एलिमेंट उसमें भी कुछ कुछ पैलिंड्रोम टाइप का सीक्वेंसेस पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं इन पैकेजिंग ऑफ द क्रोमोसोम इन द सेल। तो वो सब पार्ट पहले हाइब्रिडाइज कर जाएगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द जीनोम इज यूनिक, सो इट विल रीएसोसिएट लेटर, है ना। तो ग्राफ में जितना हम इधर दूर के तरफ जा रहे हैं उतना यूनिकनेस ऑफ द डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला लैम्डा फाज का जीनोम है,
पॉसिबली लैम्डा फाज का जीनोम इकोलाई का जीनोम से ज़्यादा रिपीटेटिव डीएनए है. एंड स्मॉलर, वन मोर थिंग इज दिस, स्मॉलर द डीएनए. यहाँ पर हमने फ्रेगमेंट कर दिया है, दैट इज ट्रू, फ्रेगमेंटेशन करने के बाद ही कर रहे हैं. मगर एक बात ये भी है कि स्मॉलर द डीएनए क्विकर इट विल हाइब्रिडाइज टुगेदर बिकॉज द लेंथ इज लेस, सो इट विल गेट एनील्ड टुगेदर क्विकली. तो टाइम के रिस्पेक्ट में लेंथ का जो ये है डीएनए का लेंथ, वो अगर वो ज़्यादा लंबा है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ टाइम. द डीएनए लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रीएसोसिएशन काइनेटिक्स. So this is how the different genomes they are represented in terms of their COT value. COT analysis is done to measure the repetitiveness of the DNA in that sample. ये तो था, ये एक्चुअल मुद्दा यही है. इसको हम लोग अगर थोड़ा सा और काइनेटिक्स के थ्रू समझने का कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह का होता है कि उसका एक फॉर्मूला है जिसको dc बाई dt इक्वल टू माइनस kc स्क्वायर. ये क्योंकि ये एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, इट्स ए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स उसको बोलते हैं जिसमें दो रिएक्टेंट होता है A प्लस B, प्रोडक्ट जो भी हो C. तो अगर रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन बोथ द रिएक्टेंट्स देन दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. तो यहाँ पर क्योंकि दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग दोनों का कॉन्सेंट्रेशन C मान के चल रहे हैं, C0 मान के चल रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. लेकिन दोनों मॉलिक्यूल्स पर रिएक्शन रेट डिपेंड कर रहा है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है बेसिकली. तो यहाँ पर जो C है, C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट ए पर्टिकुलर टाइम t टाइम पर. तो dc by dt is equal to minus kc square, minus k is the rate constant and the minus value represents that the amount of single stranded DNA gradually decreases. When reassociation is going on, in course of time the single stranded DNA is lost, it is decreasing, so that's why there is a negative sign here. तो ये फॉर्मूला है. एंड और एक जब आप इसको फ्रैक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट करते हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो फ्री डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल वो कितना है एट अ पर्टिकुलर टाइम, देन दिस फॉर्मूला, दिस इक्वेशन इज यूज्ड, C बाई C0 इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस K C0T. अब ये जो फॉर्मूला है इस पर अगर हम ये सब का जरूरत है कि नहीं, अगर आप लोग नहीं भी अभी करो तो चलेगा. जब आप कॉट वैल्यू के बारे में लिख रहे हो तो इसको स्किप करके भी लिख सकते हो कॉट कर्व के बारे में, इस कर्व को डिफाइन करके कि ओके कॉट वैल्यू इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड द रिपीटेटिवनेस और यूनिकनेस in a DNA sample, and it is done by a method in which the DNA is first fragmented, then it is denatured, then it is allowed to reassociate together. इस तरह से कुछ इस तरह से पहले मैकेनिकल शेयरिंग करके डबल स्टैंडर्ड डीएनए को छोटा कर लिया 500 बेस पेयर के आसपास, देन डीनेचर किया हीटिंग करके, देन रीएसोसिएट किया कूलिंग करके. और यहाँ पर कुछ दूसरे डायरेक्शन में दूसरा पर्पस के लिए शो किया हुआ है कि आप अगर चाहो तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्यूरिफाई कर सकते हो. इफ़ यू पास दिस सैंपल टू हाइड्रोक्सी एपेटाइट कॉलम, वो क्या करता है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को बाइंड कर लेता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को पास आउट कर देता है. तो ये वाला दूसरा पर्पस के लिए था. अगर आप इसको इस एरो के बाद अगर एक एरो देकर लिखो कि इसको आप ओडी वैल्यू, इसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस कर लो, स्पेक्ट्रल एनालिसिस कर रहे हो, इसका एब्जॉर्बेंस मेजर कर रहे हो 260 नैनोमीटर पर, यू आर मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ दिस डीएनए. तो this is what is done while analyzing COT value of a DNA. तो कैसा कर्व आएगा
इस किस्म का कर्व आएगा अगर एक्स एक्सिस पर C0T को ले और वाई एक्सिस पर उसका फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम ले तो द ह्यूमन जीनोम का कुछ इस तरह का आएगा. फर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली इट स्पीक्स अबाउट द highly repetitive DNA. The middle portion is of medium repetitive DNA element, and the remaining portion, the last portion, is for the unique DNA. E. coli का कुछ इस तरह आएगा, लेट के तरफ, पीछे की तरफ, और रिपीटिटिव जैसे पॉली यू लिया है, आर्टिफिशियल एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल लिया है जिसका रिपीटिटिवनेस हाई है, एंड दैट्स वाई वो बहुत जल्दी वो रीएसोसिएट कर जाता है. इस ग्राफ के जरिए और इस राइटअप के जरिए आप अपना आंसर को कंप्लीट कर सकते हो. हाउएवर आप थोड़ा और बेटर करने के लिए आप फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को समझा के ये वाला इक्वेशन के हेल्प से आप बता सकते हो कि एट हाफ टाइम, मतलब टी हाफ, जब t 1/2 टाइम पास हो चुका है, रीएसोसिएशन ऑलमोस्ट हाफ डन है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम में C/C0 का वैल्यू कितना होगा, और तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. तो इस इक्वेशन में क्या था कि C/C0, C क्या है? C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, फ्री डीएनए at a particular time. There are some double stranded molecule, there are some free DNA also. That free DNA is C, and C0 is the initial concentration. So C/C0 is equal to 1/1 plus K C0T. ये है इक्वेशन. So if if T is half, at that moment of time ये जो C रहेगा ये भी हाफ हो जाएगा. C/C0 will actually be half. मतलब आधा डीएनए रीएसोसिएशन आधा कंप्लीट हो चुका है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्री डीएनए है, फ्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो टोटल डीएनए का आधा हो चुका है, यानी कि C/C0 इज इक्वल टू 0.5 और 1/2 यू कैन से. तो यहाँ पर 1/2 अगर लिखो, रिप्लेस करो और उसके बाद इसको कैलकुलेट करो तो आपको वैल्यू मिलेगा C0T इज इक्वल टू 1/K. आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा C0T हाफ इज इक्वल टू 1/K. T हाफ मतलब जब हाफ द डीएनए हैज बीन रीएसोसिएटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, T इज हाफ, तो T हाफ, C0T हाफ इज इक्वल टू 1/K. सो दिस इज द equation with which we represent a COT value of a DNA, and this is defined as the COT value of DNA and is directly proportional to the complexity of DNA. Complexity means how much part of it is repetitive, how much part is unique, like that.